गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट किया गया है या आपको हाइपरटेंशन लेबल किया गया है, तो क्वेश्चन उठता है कि डॉक्टर्स आपको कैसे ट्रीट करते हैं, आपको ट्रीटमेंट की क्या स्ट्रेटजी वो फॉलो करते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। नाउ जब ट्रीटमेंट की बात हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर का कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने मन से कुछ नहीं करते हैं कि मेरा कॉमन सेंस ये कहता है तो मैं ये दवाई लिख दूंगा। हम एक गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। ये जो गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं ये वास्तव में JNC 7 से आती हैं, जैसे मैंने अभी पहले बात की, या वास्तव में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है उसकी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसकी गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं, या अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन है उसकी हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। ये वास्तव में ये सभी जो गाइडलाइंस हैं ये कहती हैं कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो जो ब्लड प्रेशर है उसके मैनेजमेंट में प्राइमरी स्टेप है जो हमें फॉलो करना चाहिए। नाउ अगर हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात करें तो नाउ उनको देखने की जरूरत है कि इन्होंने क्या रिकमेंड किया। अगर हम JNC की जो रिकमेंडेशंस देखें या JNC 7 की रिकमेंडेशंस देखें कि ब्लड प्रेशर को अगर कम करना है तो दवाई चालू करने के पहले हमें वास्तव में लाइफस्टाइल पर ही ध्यान देने की जरूरत है। इससे हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज का रिस्क है वो वास्तव में कम होता है। ये भी बात सही है कि उन्होंने कहा कि अगर जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, अगर दो फैक्टर्स को कंबाइन किया जाए एंड आप उनको वास्तव में मॉडिफाई करके कंट्रोल कर पाएं तो जो बेनिफिट है वो हमेशा आपको ज्यादा रहेगा। तो इसलिए जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं सबसे पहले आप उनको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स को फॉलो किया, आपको पहली बार ब्लड प्रेशर की बीमारी डायग्नोस हुई, या आपको हाइपरटेंशन है, या आपको पहले से भी हाइपरटेंशन रहा है लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल है पूरी हेवायर है, तो अगर आप लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको ब्लड प्रेशर की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको जरूरत पड़ती है और आप इसे फॉलो करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि दवाइयों का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। नंबर 1 पर देखिए कि वेट लॉस। जो रिकमेंडेशंस हैं कि अगर आप ऑन एन एवरेज 10 किलो वजन कम कर लेते हैं, अगर आप ओवरवेट हैं तो 10 केजी अगर आप वेट करते हैं तो आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या ऊपर का ब्लड प्रेशर है अप्रॉक्सीमेटली 5 से 20 मिलीमीटर कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर आपका 180 रहता है और आपने 10 केजी वेट कम कर दिया तो बिना किसी दवा के 160 आ जाएगा। ये नंबर 2 पर है कि आपको जो अल्कोहल का जो इंटेक है उसको लिमिट करने की जरूरत है। कितना लिमिट होना चाहिए? जो मेल्स के लिए ऐसा कहा गया है कि 30 ml पर डे, दैट मींस 1 औंस पर डे, और फीमेल्स के लिए बोला गया कि 15 ml पर डे, दैट मींस हाफ औंस पर डे। और इवन अंडरवेट जो लोग हैं, मेल्स हैं, उनको भी यही कहा गया कि 15 ml पर डे लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो बहुत लिमिटेड है एज फार एज द मैनेजमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज कंसर्न। नाउ जहां तक नमक का सवाल है या सोडियम का सवाल है, सोडियम का जो इंटेक है उसको लिमिट होने की जरूरत है। कितना लिमिट होने की जरूरत है? सोडियम वास्तव में आपको 2.4 ग्राम सोडियम या 6 ग्राम्स आप सोडियम क्लोराइड यूज करना चाहिए। अगर मोटे तौर पे आप देखें तो आपको 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड से ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। जो कॉमन साल्ट हम यूज करते हैं ये वास्तव में सोडियम क्लोराइड है। तो ऑन एन एवरेज आप ऐसा मान के चलिए कि आपको 5 ग्राम 6 ग्राम के आसपास सोडियम क्लोराइड या नमक यूज करना चाहिए। नाउ जो डाइटरी पोटेशियम है जो सबसे ज्यादा केले में होता है, प्याज में होता है, फ्रूट जूसेस में होता है, ये रिकमेंडेशंस हैं कि आपकी जो डेली का जो इंटेक है उसमें जो पोटेशियम है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए। इन द सेंस कि ये रिकमेंडेशंस हैं कि आपका जो डेली का पोटेशियम इंटेक है वो 19 मिलीमोल या इससे ऊपर रहना चाहिए। अगर पोटेशियम का इंटेक ऊपर है तो ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल होता है। नाउ आपकी जो डाइट है उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों ठीक मात्रा में होना चाहिए। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर ये दोनों चीजें ठीक मात्रा में हैं तो आपकी जनरल हेल्थ बेटर होगी। अगर आपकी जनरल हेल्थ बेटर होगी तो ब्लड प्रेशर भी बेटर कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ध्यान से देखिए। अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग को बंद करने की जरूरत है। अगर आपकी डाइट में फैट्स की मात्रा ज्यादा है, पर्टिकुलरली सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज्यादा है, अगर उसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा ज्यादा है तो उनको आपको कम करने की जरूरत है। उन चीजों को जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है उनको आपको रिड्यूस करने की जरूरत है। अगर आप स्मोकिंग बंद करते हैं, फैट्स को कम करते हैं, सैचुरेटेड ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, तो यह बात सही है कि हाइपरटेंशन के कंट्रोल के अलावा जो एक कार्डियोवैस्कुलर जो एक हेल्थ है या हार्ट की जो हेल्थ है वो हमेशा बेटर होने की संभावना होती है। इसके अलावा
जो एक्सरसाइज है उसको इससे ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया जा सकता। साइंटिफिकली रिकमेंडेशन आर कि आपको रोज कम से कम 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए। जब मैं एरोबिक की बात करता हूं तो रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और रस्सी कूदना। अगर हम इन 5 चीजों को देखें तो ये मेनली एरोबिक एक्सरसाइज की कैटेगरी में आती हैं। नाउ जो एक्सरसाइज है अगर आप करते हैं तो वास्तव में कितना फर्क पड़ता है। अगर हम इन रिकमेंडेशंस को देखें जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन ने दी, उन्होंने बोला कि आपको जो डाइट है वो लो सोडियम फॉलो करना चाहिए, आपको जो डाइट है वो हाई पोटेशियम फॉलो करना चाहिए, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स की मात्रा, वेजिटेबल्स की मात्रा और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लो फैट, इनको ऊपर की तरफ करना चाहिए। अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हैं तो वास्तव में आपके जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क और स्ट्रोक का रिस्क सिर्फ डाइटरी मैनेजमेंट से ही इस रिस्क में बहुत फर्क पड़ जाता है। इसके अलावा इन्होंने रिकमेंड किया कि जो फिजिकल एक्टिविटी है जैसा मैंने अभी कहा वो 30 मिनट पर डे तो होनी ही चाहिए। जो लूजिंग वेट है फॉर ओवरवेट पीपल या जो थोड़े से ओबेसिटी जिनको है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे की तरफ आता है। नाउ कुछ गाइडलाइंस जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एंड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन ने 2018 में दी, मैं चाहता हूं कि आप इन पर भी ध्यान दें। ये जो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपका जो डेली का जो सोडियम है वो वास्तव में कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है नमक कम होना चाहिए। अगर नमक कम है तो इसका मतलब यह है कि 2 ग्राम पर डे की बात करते हैं ये, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इनका ऐसा मानना है कि आपका जो बीएमआई है वो 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप ओवरवेट हैं, आपको ओबेसिटी है, तो आपको जो वेट है वो बिल्कुल नीचे करने की जरूरत है सो दैट आपका जो बीएमआई है वो 20 से 25 के बीच में रहे। इसके अलावा जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है या आपके कमर की जो चौड़ाई है, वो कमर का जो घेरा है वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि जो पुरुष हैं या मेल्स हैं उनमें जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो 94 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। मेल्स में जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो 94 से कम होना चाहिए। ऐसे ही जो फीमेल्स में जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो 80 से कम होना चाहिए अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को ध्यान से देखें तो। नाउ अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है एंड कंटिन्यूअसली आप डॉक्टर को दिखाते हैं, आपका बीपी नापा जाता है, इन हर बार ये चीज सामने आती है कि आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर आपको दवाइयों की जरूरत है। जब हम मेडिसिन यूज करते हैं तो आप ध्यान से देखिए 5 कैटेगरी की मेडिसिन हैं जो हम आपको देते हैं। ये 5 मेडिसिन की कैटेगरीज हैं जो हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में। नंबर 1 पर आते हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स। ये वो दवाइयां हैं जो यूरिन की जो मात्रा है उसको बढ़ाती हैं। यूरिन की मात्रा बढ़ाएंगी तो इससे आपका ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ आएगा। आपके बॉडी में अगर स्वेलिंग है तो वो कम होगी, आपकी बॉडी के अंदर नमक की मात्रा कम होगी। इन्हें कहते हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स। ये है नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इन्हें कहते हैं एस इनहिबिटर्स। ये बहुत सारे नामों से आते हैं, इनमें आगे चल के हम बात करेंगे। यह है नंबर 2 का ग्रुप। नंबर 3 पर आते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एआरबीएस। ये हम यूज करते हैं, इनमें आगे चल के हम बात करेंगे। और नंबर 4 पर आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। एंड आपने कभी सुना भी होगा कि नेफेडिपिन यूज होती है ना, एम्लोडिपिन यूज होती है। ये इस तरह की जो मेडिसिन हैं ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कैटेगरी में आती हैं जो बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। इसके अलावा 5वें पर आते हैं बीटा ब्लॉकर्स जैसे प्रोप्रानोलॉल है, मेटोप्रोलॉल है। ये बीटा ब्लॉकर्स हैं जो हाइपरटेंशन के मैनेज में बहुत यूज किए जाते हैं। तो 5 ग्रुप की ड्रग्स हैं जो हम यूज करते हैं जैसा मैंने अभी कहा। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स या बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका वास्तव में एक दवाई से काम नहीं चलता है। एक दवा से काम नहीं चलता है तो कभी कभी हमें जो मेडिसिन हैं इनके अलग अलग ग्रुप के कॉम्बिनेशंस यूज करने पड़ते हैं कि एक बीटा ब्लॉकर भी देना पड़ेगा, साथ में एक डायूरेटिक भी देना पड़ेगा, या एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या एस इनहिबिटर देना पड़ेगा, साथ में एक आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देना पड़ेगा। तो वास्तव में जो कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ डिफरेंट ब्लड प्रेशर रिड्यूसिंग मेडिसिन उनकी जरूरत आपको पड़ती है। कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो ब्लड प्रेशर के लिए पता लगा उन्होंने 3 दवाइयां आपको लिखी हुई हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन उनकी जरूरत पड़ती है। तो कैसे ट्रीट किया जाता है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, उसको समझने में ये वीडियो आपको इंसाइट देता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।